अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 2.2 और ये जो उदाहरण है वह मांग की लोच पर आधारित है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। मान लीजिए ₹5 प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। यहाँ पर उपभोक्ता जो है वो ₹5 केले के भाव से वो 15 केले क्या करता है, खरीदता है। जब कीमत ₹7 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती है। यानी कि जिस समय ₹5 प्रति केले था तो वो कितना खरीदता है, 15 केले। किंतु जब वही प्रति केले ₹7 हो जाता है तब उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती हैं। उसकी केलों के लिए मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हमें मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकालते हैं। मतलब देखिए, अगर हम इसको मांग की लोच निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, कीमत और उसकी जो मांगी गई मात्रा उसकी हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मूल्य प्रति केले इस तालिका में इधर दिया गया है और इधर केले की मांग को मात्रा को इधर दिया गया है। पुरानी कीमत कितना था शुरुआत में, वो ₹5 प्रति केले था। तो उस समय कितनी मांग कर रहा था, 15। और जिस समय नई कीमत था, यानी इसको P2 मान लेते हैं, पहली को P1 मान लेते हैं, बाद को क्या मान लेते हैं, P2। तो जब ₹7 प्रति केले हुआ तब यहाँ पर मात्रा कितनी हो गई, 12। ठीक है। तो क्या करना है, हमें इसी तालिका का प्रयोग करके हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना होगा उसके कीमत पर और उसके मात्रा पर। तब हमें क्या निकल जाएगा, मांग की लोच। ध्यान दीजिए, मांग की कीमत लोच एक ऋणात्मक संख्या होती है। जब आप मांग की लोच फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो वो कैसी होती है न, वो एक ऋणात्मक संख्या होती है। क्योंकि वस्तु की जो मांग होती है वस्तु के मूल्य से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। यहाँ बताना चाहेंगे कि मांग की कीमत लोच ऋणात्मक होती है, मगर ऋणात्मक क्यों होती है ये भी बताया है, क्योंकि वस्तु की जो मांग होती है कीमत से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। फिर भी सरलता के लिए हम लोच के निरपेक्ष मान को ही लेते हैं। लोच का निरपेक्ष मान मतलब जो उसकी जो वैल्यू आता है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका हम लोग निरपेक्ष मान मतलब क्या, मोड लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर ऋणात्मक वैल्यू है तो हमें धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगा। तो आइए समझते हैं। मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग डेल्टा क्यू, मतलब चेंज, कितना परिवर्तन हुआ मात्रा में, तो ये ऊपर में लिखिए। और नीचे लिखिए शुरुआत में, इनिशियल में, स्टार्टिंग यानी पुराना कितना था मात्रा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया आपका प्रतिशत में। ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू का मतलब हुआ पुरानी मात्रा, नई मात्रा में पुरानी मात्रा को घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप डेल्टा क्यू को क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q1, और नीचे जो आपका जो था वही लिखना है और यहाँ 100 वही लिखना है। अब यहाँ वैल्यू बैठाइए। बाद में उसकी मात्रा जो है कितनी हो गई थी, घट के 12 हो गई थी, तो यहाँ 12 लिख दिए हैं। शुरू में कितना था, 15 था, फिर यहाँ बैठा दिए 15। तो यहाँ जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा परिणाम कितना आता है, -20 आता है। ठीक है। इसी संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, कीमत में भी देखते हैं। तो बाजार कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ, आइए उसको समझते हैं। तो ऊपर में क्या लिखेगा, जो परिवर्तन हुआ कीमत में यानी कि डेल्टा पी, और नीचे लिखिएगा P1 और इंटू 100। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, नीचे P1 इंटू 100। तो क्या होगा यहाँ पर, तो 7 घटा 5, क्योंकि बाद में जो कीमत है वो 7 हो गया था, शुरुआत में कितना था, 5 था। तो यहाँ जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा नतीजा क्या आता है न, 40 आता है। ठीक। तो इसलिए उदाहरण में जब केले की कीमत 40% बढ़ती है, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 40%।
40% बढ़ती हैं तो केलों की मांग 20% घट जाती है, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए -20 आया था, मतलब 20% घट गया, है ना। जब कीमत में कितना बढ़ा, जब कीमत में 40% बढ़ती है तो केलों की मांग में कितना घट जाता है, 20% घट जाती है, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग लोच निकालते हैं। तो मांग की कीमत लोच, तो क्या होगा, ई और डी, ये आपका क्या होगा, कीमत लोच। और चूंकि यहाँ मोड देना मतलब क्या, हम इसका निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ऊपर में क्या लिखना था, आपको पहले से ही पता है कि ऊपर में लिखा जाता है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है मात्रा का। तो ऊपर में हम लोग लिख दिए 20, माइनस था मैं मानता हूँ, किंतु यहाँ पर मोड लिया गया है, तो मोड लेने से क्या होता है, माइनस को नहीं लेते हैं। तो ठीक है, 20 लिख दिए और नीचे 40, तो इसका कट के कितना आ गया, 0.5, यानी कि कीमत लोच कितना आया, कीमत लोच आया 0.5। स्पष्टतः केलों की मांग केलों की कीमतों की अपेक्षा अधिक खर्चीली नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, केलों की जो मांग है केलों की कीमतों की अपेक्षा अधिक खर्चीली नहीं है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होते हैं तो ईडी को 1 से कम अनुमानित किया जाता है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मांगे जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन, क्वांटिटी जो है, मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है, कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से अगर कम होता है तो कीमत लोच की वैल्यू 1 से क्या होता है, 1 से कम अनुमानित किया जाता है। तो अगर ईडी का वैल्यू अगर 1 दिया हो या एक नहीं 1 से कम दिया हो, 1 से क्या दिया हो, कम दिया हो, किसकी वैल्यू, ईडी का, यानी कि मांग की लोच का, तो यहाँ आप समझ जाइए कि वहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन जो मात्रा का है वो कम है और कीमत की प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है। और इस कीमत पर वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। इसे क्या कहेंगे, बेलोचदार कही जाती है। कब, जब 1 से कम अनुमानित किया जाता है तब, और इस कीमत पर वस्तु की मांग क्या होती है, बेलोचदार कही जाती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बहुधा बेलोचदार पाई जाती है। देखो यहाँ पर बताया भी गया है, जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उसमें ही ये देखने को मिलता है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब अब हम लोग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है उसको नोट करते हैं। तो मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्य में प्रतिशत परिवर्तनों से अधिक होते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन अधिक किसका है, यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन अधिक है मात्रा में, मांगे जाने वाली मात्रा में, किसके तुलना में, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। तो मांग बाजार मूल्य में परिवर्तनों के काफ़ी अनुक्रियात्मक होती है और ईडी को 1 से अधिक अनुमानित किया जाता है। अगर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है कीमत के परिवर्तन से, तो मांग जो होता है बाजार मूल्य में परिवर्तनों के काफ़ी अनुक्रियात्मक होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मांग की जो लोच होती है वो 1 से अधिक अनुमानित किया जाता है, मतलब वहाँ पर मांग की लोच 1 से ज़्यादा होता है। और इस प्रकार जो दी गई कीमत पर हम बात करते हैं, वस्तु की मांग को लोचदार होती है ना। दी गई कीमत पर वस्तु की मांग ऐसी स्थिति में क्या होती है, लोचदार। तो जब ईडी का वैल्यू क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार की मांग की लोच को, है ना, लोचदार कहा जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील वाला कह सकते हैं। विलासिता की वस्तुओं की मांग बाजार मूल्य के परिवर्तनों के काफ़ी अनुक्रियाशील होते हैं। देखिए ध्यान से, मांग की जो लोचदार की बात करते हैं, जहाँ पर 1 से ज़्यादा होती है मांग की लोच, तो ये देखने को मिलता है विलासिता की वस्तुओं पे, मतलब ऐशो आराम करने वाली चीज़ों की वस्तुओं में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पर जो मांग है वो बाजार मूल्य के परिवर्तन के अनुक्रियाशील होते हैं। मतलब कीमत
भले ही ज़्यादा हो जाए फिर भी उसको खरीदते हैं, मांग होती है विलासिता वस्तुओं पर। इसलिए इसकी वैल्यू सदैव क्या होती है, उसकी मांग की लोच 1 से ज़्यादा होती है और उसकी मांग की लोच 1 से अधिक होती है, जो बार बार बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होते हैं, क्या लिखा है, अगर मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होते हैं तो इसको 1 के बराबर अनुमानित किया जाता है। मतलब जितना परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन बाजार मांग में हुआ है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन कीमत में भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर जो मांग की लोच की जो वैल्यू है 1 के बराबर अनुमानित किया जाता है और वस्तु के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ध्यान रखिए कि कुछ वस्तुओं के लिए मांग की लोच लोचदार हो सकती है, कुछ वस्तु के लिए इकाई के बराबर लोचदार हो सकती है अथवा बेलोचदार हो सकती है। तो यानी कह सकते हैं मांग की लोच को हम तब 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक लोचदार, ठीक है, एक क्या होगा लोचदार, और एक होगा आपका इकाई के बराबर लोचदार, और तीसरा होगा बेलोचदार। वास्तव में अगले अनुच्छेद में मतलब अगले भाग में हम लोग इसी तरह को समझेंगे। एक रेखीय मांग वक्र के साथ, मतलब मांग वक्र का जो रेखीय रूप है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे अगले अनुभाग में कि मांग की लोच विभिन्न कीमतों पर अनुमानित की जाती है और नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग दिखाई जाती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्या बोलना चाहता है एनसीईआरटी। यहाँ लिखा है कि अगले अनुच्छेद में एक रेखीय मांग वक्र के साथ, एक सीधा मांग वक्र के साथ मांग की जो लोच है विभिन्न कीमतों पर, मतलब रेखीय जो मांग वक्र है ना उसमें हम अलग अलग कीमत पर हम लोग मांग की लोच को अनुमानित करेंगे उस ग्राफ के जरिए, उस वक्र के जरिए, और मांग की लोच विभिन्न कीमतों पर अनुमानित करेंगे और नीचे की ओर ढलवा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग दिखाई जाती है। मतलब आप जब देखेंगे मांग वक्र में नीचे ढाल की ओर जा रहा है और हर बिंदु पर आप पाएंगे कि मांग की लोच अलग अलग होती है।